हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 45 के बारे में। और यह सीरीज दोस्तों हमारी पोस्टमार्टम क्लास के नाम से फेमस है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और उससे संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने इससे पहले के 44 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसे हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। वो पार्ट्स आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों हमारी ये सीरीज उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो वीडियो सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों, पटवारी, पुलिस और जितने भी एग्जाम्स यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक जरूर करें, वीडियो को कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हनौल का प्राचीन नाम क्या था? चकराता, चकरपुर, लक्ष्यार या फिर महेंद्रत? तो हनौल का प्राचीन नाम था दोस्तों क्या? चकरपुर। अब हनौल नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में दोस्तों जौनसार बाबर के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में भी हनौल को ही जाना जाता है। और हनौल का ही प्राचीन नाम था क्या? चकरपुर। अब हनौल में ही दोस्तों हमारा एक काफी प्रसिद्ध मंदिर है क्या? महासू देवता का मंदिर। तो महासू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी हनौल में ही स्थित है दोस्तों, जो कि कहाँ पड़ता है? देहरादून जनपद में पड़ता है। अब थोड़ा सा महासू देवता के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जिन्हें जौनसार बाबर के या जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता के रूप में महासू देवता को ही जाना जाता है। और जो ये हनौल नामक स्थान है दोस्तों, जिसे हम प्राचीन नाम में चकरपुर नाम से भी जानते थे, यह जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और हनौल मेला भी दोस्तों कहाँ लगता है? देहरादून के हनौल नामक क्षेत्र में ही लगता है। अब हनौल में मैंने आपको बताया एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है दोस्तों क्या? महासू देवता का मंदिर। महासू देवता मंदिर। ये महासू देवता का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो हूण शैली में ये मंदिर बना हुआ है। और हूण के साथ साथ आप नागर शैली भी कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों लिख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में आएगा आप वहाँ पे एग्जाम में उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, और प्राचीन नाम चक्रपुर था। जौनसार बाबर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है इसको। और जो ये हनौल है, हनौल में ही क्या होता है? हनौल मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, और ये जो महासू देवता है यह जौनसारी जनजाति के एक पवित्र देवता के रूप में या विशिष्ट देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। इतने पॉइंट आपको मेन दोस्तों हनौल से या फिर महासू देवता मंदिर हनौल से डायरेक्टली याद रखने हैं। आगे बात और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो टॉन्स नदी के किनारे स्थित है क्या? टॉन्स नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, चकरपुर। अब जो ये हनौल नामक स्थान है दोस्तों, इसे जौनसार बाबर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। या आप कह सकते हैं कि जौनसारी जनजाति के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी किसे जाना जाता है? हनौल को ही जाना जाता है। तो थोड़ा सा जौनसारी जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताइए दोस्तों कि गढ़वाल की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी जनजाति, और उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी जौनसारी जनजाति ही है, जो कि अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है। और कुछ इतिहासकार इन्हें खस परिवार से संबंधित भी बताते हैं। जौनसार बाबर वाला जो एरिया है दोस्तों, यह वैसे एक्चुअलिटी में गढ़वाल और सिरमौर यानी कि गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित एरिया के रूप में भी जाना जाता है। और ये जौनसारी जनजाति को जनजाति का दर्जा 1967 में दिया गया था। अब जौनसारी जनजाति में दोस्तों जो पंचायत होती है, पंचायत का नाम क्या होता है? तो ठीक है, तो पंचायत का नाम होता है खुमड़ी या फिर खुमाड़ी। ठीक है, खुमड़ी या खुमाड़ी जौनसार जनजाति की पंचायत का नाम होता है। और इसमें पंचायती व्यवस्था की जगह दोस्तों खुमड़ी या खुमरी समिति होती है। वैसे पंचायत का नाम ही खुमड़ी होता है, इस कारण इसे हम खुमड़ी समिति के नाम से जानते हैं। जिसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? सयाना होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जौनसारी जो पंचायत है उसमें सयानचारी शासन चलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर चौतरू, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जौनसारी जनजाति में सबसे पहले खुमड़ी होता है। खुमड़ी भी 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्गत खुमड़ी, खत खुमड़ी और ग्राण खुमड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से चौतरू भी होता है, पंचायत का ही एक सदस्य होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम कभी बाद में बात कर लेंगे। आगे बात कर लेते हैं जौनसारी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन कौन से? महेंद्रत, हनौल, कालसी, बिसौली, लक्ष्यार, ये जौनसार जनजाति के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। ठीक है, जौनसारी जनजाति 3 वर्गों में विभाजित मानी जाती है। और जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है दोस्तों? महासू देवता। ठीक है, और जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं। दीपावली, विजयदशमी, दीपावली को दिलाई कहा जाता है, विजयदशमी को पायंता कहा जाता है, दशहरे को पांचों पचई, मरोज त्योहार,
विश्व मेला और गन्यात मेला, यह जौनसारी जनजाति के कुछ प्रसिद्ध त्यौहार आप दोस्तों कह सकते हैं, ठीक है। और जौनसारी जनजाति जो होती है दोस्तों, वह दीपावली त्यौहार को मतलब एक माह बाद मनाती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर बाल विवाह प्रथा चलती है दोस्तों। इसी के साथ साथ जोजोड़ा विवाह प्रथा भी कहाँ चलती है, वो भी जौनसारी जनजाति में चलती है, ठीक है। बहुपत्नी प्रथा यहाँ पर चलती है, बहुपति प्रथा भी यहाँ पे चलती है, बाल विवाह प्रथा, वधूमूल्य प्रथा भी हमारी जौनसारी जनजाति में हमें देखने को मिलती है। और अपने आप को ये पांडवों का वंशज मानते हैं और इतिहासकार इन्हें दोस्तों खस परिवार से संबंधित बताते हैं। इतने पॉइंट आपको दोस्तों मेन जौनसारी जनजाति से याद रखने हैं, ठीक है। बाकी मौड़ मेला आपको पता ही होगा, जो कि जौनसारी जनजाति के एक प्रसिद्ध मेले के रूप में भी जाना जाता है। तो काफी प्रश्न बात कर लिया हमने यहाँ पे दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और विश्व मेला भी कहाँ लगता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड के आदिवासी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। शेखर पाठक, शिव प्रसाद डबराल, देवेंद्र उपाध्याय या फिर आर एस टोडिया। और दोस्तों जो ये जनजाति वाला पोर्शन है ना, ये अपने आप में ही एक काफी बड़ा पोर्शन है, ठीक है। तो जो जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको लगभग लगभग बता दिए हैं, लेकिन आगे जो भी पॉइंट हमारे बचे हुए होंगे उन्हें हम जल्द से जल्द आपको करा देंगे, ठीक है। और जनजाति के ऊपर मैं एडिशनली एक कोई वीडियो भी बना दूंगा, वहां पर ये सारे पॉइंट हम फिर क्लियर कर देंगे। और ना बताने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं बीच में आपको लिंक करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। तो जितनी चीजें इंपोर्टेंट थी लगभग लगभग उतना मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड के आदिवासी पुस्तक के लेखक कौन है। शेखर पाठक, शिव प्रसाद डबराल, देवेंद्र उपाध्याय या फिर आर एस टोडिया। तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन, देवेंद्र उपाध्याय जी। और देवेंद्र उपाध्याय जी का संबंध कहां से दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद से इनका संबंध माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है क्या, उत्तराखंड के आदिवासी। तो चलिए देवेंद्र उपाध्याय जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 3 फरवरी 1945 को अल्मोड़ा के खुमाड़ या सल्ट नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है उत्तराखंड के आदिवासी। इसी के साथ साथ दोस्तों देवेंद्र उपाध्याय जी की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे भारतीय संसद और मीडिया, उत्तरांचल राज्य, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था, महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा, शहर में आखिरी दिन, 21 कहानियां और कई एक चेहरे। ये प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों किसकी, देवेंद्र उपाध्याय जी की। ये भी पॉइंट आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा, इनकी पुस्तक है, क्योंकि मैंने आपको ये ऑनलाइन कोर्स में भी नहीं कराया है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा। भारतीय संसद और मीडिया, उत्तरांचल राज्य, उत्तरांचल या उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था, महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा, शहर में आखिरी दिन, 21 कहानियां और कई एक चेहरे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु स्थित है, कहाँ स्थित है, गुंजी, तवा घाट, झूला घाट या फिर कुटी। आपको बताइए दोस्तों उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पिथौरागढ़। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, देहरादून। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों, वो है उत्तरकाशी। और उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला दोस्तों क्या, उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी बिंदु होगा वो भी पिथौरागढ़ में होगा। उत्तराखंड का जो सबसे पश्चिमी बिंदु होगा दोस्तों वो देहरादून में होगा। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी बिंदु उत्तरकाशी में होगा और उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी बिंदु उधम सिंह नगर में होगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है, ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है दोस्तों किसे, कुटी को। कुटी कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद में, इसे उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है दोस्तों, वो है देहरादून के हरबटपुर के आसपास आसन बैराज वाला जो क्षेत्र है उसे उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। और उत्तराखंड का आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार कितना है दोस्तों, तो उत्तरी अक्षांश पर उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में। और वहीं देशांतर पर आपने दोस्तों उत्तराखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार पढ़ा होगा 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में। तो आपको पता ही है कि इसी देशांतर रेखा से हमारे क्या होता है दोस्तों, समय का निर्धारण होता है। तो मैंने आपको बताया उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु है कुटी, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। और उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों कौन सा, हरबटपुर के आसपास वाला क्षेत्र, जो कि देहरादून में पड़ता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो 77 डिग्री 34 मिनट वाली जो देशांतर रेखा होगी वह हमारी देहरादून स्थित हरबटपुर से होकर गुजरती है। और जो हमारी 81 डिग्री 2 मिनट वाली रेखा होती है वो हमारे पिथौरागढ़ के कुटी क्षेत्र से होकर गुजरती है। और अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देशांतरी विस्तार कितना है, तो अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 81 डिग्री 2 मिनट से लेकर आप 77 डिग्री 34 मिनट को घटा देंगे, तो इसका देशांतरी विस्तार आता है 3 डिग्री 28 मिनट। और इसको अगर आप मिनट में चेंज करते हैं दोस्तों तो ये अप्रोक्सीमेटली 14 मिनट के आसपास परिवर्तित होता है। यानी कि दोस्तों आप इससे कह सकते हैं कि उत्तराखंड के सबसे पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में सूर्योदय या फिर सूर्यास्त में लगभग 14 मिनट का अंतर आता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ के कुटी में देहरादून के हरबटपुर से 14 मिनट पहले क्या हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है और 14 मिनट पहले ही सूर्यास्त हो जाता है। ये पॉइंट आपको दोस्तों जरूर याद रख लेना है, क्योंकि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
इतने पॉइंट आपको यहाँ से नॉर्मली याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पूर्वी बिंदु स्थित है कहाँ पे, कुटी में, जो कि कहाँ पड़ता है, देहरादून में, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु है पिथौरागढ़ का कुटी, और उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों क्या, देहरादून का हरबटपुर। और इनके मतलब पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में सूर्योदय के समय में लगभग लगभग 14 मिनट का अंतर होता है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला हिमाचल प्रदेश का जिला कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि उत्तराखंड हमारा क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद भी है और अंतर्राज्यीय सीमा वाला जनपद भी है। उत्तराखंड के दोस्तों हमारे 5 जनपद क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और वहीं उत्तराखंड के 6 जनपद हमारे अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम 2 देशों के साथ बनाते हैं, चीन के साथ में और नेपाल के साथ में, ठीक है। चीन के साथ में उत्तराखंड के 3 जनपद दोस्तों, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वहीं नेपाल के साथ में भी उत्तराखंड के 3 जनपद पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों उत्तराखंड राज्य के 6 जनपद हमारे क्या करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब ये 6 जनपद किन किन राज्यों के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के साथ में और उत्तर प्रदेश के साथ में ये अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब आपको बताइए होगा कि हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के कितने जिले अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों उत्तराखंड के 2 जनपद अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जनपद, 2 जनपद। और ये 2 जनपद कौन कौन से दोस्तों, ये है देहरादून और उत्तरकाशी। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के कितने जनपद उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के साथ में दोस्तों अगर बात आएगी तो 5 जनपद हमारे उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 5 जनपद कौन कौन से हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधमसिंह नगर। और उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जनपद दोस्तों कौन सा है हमारा, वो है उधमसिंह नगर जनपद। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में के साथ में अपनी सबसे कम सीमा बनाने वाला जनपद कौन सा है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा कौन सा, नैनीताल जनपद, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जनपद कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ में दोस्तों सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वो है उत्तरकाशी जनपद, ठीक है। अब यहां पर क्या प्रश्न पूछा गया, देखिए कि उत्तराखंड से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला हिमाचल प्रदेश का जिला कौन सा है। ये नहीं पूछा कि उत्तराखंड का कौन सा जिला हिमाचल से ज्यादा सीमा बनाता है, प्रश्न पूछा कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि उत्तराखंड के साथ में अपनी सर्वाधिक सीमा बनाता है। किन्नौर या किन्नूर, शिमला, सिरमौर या फिर बी और सी दोनों, इसमें से कौन सा है दोस्तों, यह पूछा गया। तो इसका जो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा शिमला है दोस्तों वह उत्तराखंड के साथ में अपनी सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जनपद है और यह उत्तराखंड के साथ में अपनी सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया उत्तराखंड के 2 जनपद दोस्तों हमारी हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के दोस्तों 3 ऐसे जनपद हैं जो कि उत्तराखंड के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 3 जनपद कौन कौन से हैं, शिमला, सिरमौर और किन्नौर, जिसमें से दोस्तों जो शिमला जिला है ना, यह देहरादून के साथ में भी अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और उत्तरकाशी के साथ में भी अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसी कारण दोस्तों सर्वाधिक सीमा बनाने वाला हिमाचल प्रदेश का जिला कौन सा है, वो हो जाएगा शिमला, जो कि देहरादून के साथ में भी अपनी सीमा बनाता है और उत्तरकाशी के साथ में भी अपनी सीमा बनाता है। और दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न उत्तराखंड हाईकोर्ट के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा जनपद मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नैनीताल के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है या बनाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला हिमाचल प्रदेश का जिला कौन सा है दोस्तों, शिमला। और हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिले दोस्तों उत्तराखंड के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, शिमला, सिरमौर और किन्नौर, ठीक है। जिसमें से दोस्तों शिमला जो जनपद है वो देहरादून और उत्तरकाशी दोनों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। इस कारण शिमला जो जनपद है इसे सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला हिमाचल प्रदेश के मतलब उत्तराखंड के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले हिमाचल प्रदेश के जनपद के रूप में भी जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट करने हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। 3 जिले कौन कौन से, शिमला, सिरमौर और किन्नौर, जिसमें से देहरादून से सीमा बनाने वाले जिले 2 हैं, शिमला और सिरमौर। और उत्तरकाशी से सीमा बनाने वाले हिमाचल के जिले हैं दोस्तों 2, शिमला और किन्नौर, ठीक है। यानी कि जो शिमला जिला है वो देहरादून और उत्तरकाशी दोनों के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा कर रहा है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। अगला हमारा दोस्तों 5वां प्रश्न है कि जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं। जैसे आगे मैंने आपसे पूछा कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु मैंने आपको बताया कुटी, जो कि कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ में। सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों जाएगा हमारा हरबरपुर के आसपास जो हमारा आसन बैराज वाला क्षेत्र है, जो कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी बिंदु। वहीं आपसे पूछा था कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु है दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित अंगार,
हमारा सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा दोस्तों तो उधम सिंह नगर जनपद में स्थित मझौला उत्तराखंड राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से मोटे मोटे दोस्तों एडिशनली याद कर लेने हैं, जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है। तो अच्छी जल विद्युत परियोजना दोस्तों एग्जाम में भी पहले पूछी जा चुकी है। तो जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों हमारी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब उत्तरकाशी जनपद में तो दोस्तों स्थित है, तो कौन सी नदी पर यह हमारी परियोजना स्थित है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सुपिन नदी पर स्थित है दोस्तों हमारी परियोजना। कौन सी? जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना। कौन सी नदी पर? आपने रूपिन सुपिन नदी का नाम सुना होगा, तो उसमें जो हमारी सुपिन नदी है दोस्तों उस पर स्थित है हमारी जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जनपद में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा मोरी ब्लॉक के घुयांग घाटी में 44 मेगावाट की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, और यह क्या है दोस्तों हमारी सुपिन नदी पर निर्मित है। अब दोस्तों यहीं से हमारे एक दो प्रश्न और आते हैं कि टीएचडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया था। तो 12 जुलाई 1988 को दोस्तों टीएचडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया था। यहीं से हमारा एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का गठन कब किया गया था। तो 1 जून 2004 को दोस्तों पिटकुल का गठन किया गया था। यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि उरेडा का गठन कब किया गया था। उरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, यानी कि नवीनीकरण से संबंधित रहता है, जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत होते हैं ऊर्जा के, जैसे कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, उनसे संबंधित रहता है। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का निर्माण का गठन कब किया गया। तो अप्रैल 2001 में दोस्तों हमारा उरेडा का गठन हुआ था। गठन कहां पे किया गया था इसका? अल्मोड़ा में। लेकिन वर्तमान में उरेडा का मुख्यालय कहां स्थित है। तो वर्तमान में दोस्तों उरेडा का मुख्यालय हमारा देहरादून में स्थित है। ये पॉइंट भी आप लोगों को डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। इसी प्रकार से अगला आता है दोस्तों कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि यूजेवीएनएल की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 2001। और यह प्रश्न दोस्तों हमारा एक बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि यूजेवीएनएल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 2001 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे ही एक और प्रश्न आता है कि जो हमारी दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं रहती है उसमें राज्य को, जो हमारे उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना है उसमें राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितनी % बिजली फ्री मिलती है दोस्तों। तो करीबन करीब 12% बिजली हमारे राज्य को फ्री मिलती है। अब यहीं से हमारा एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तराखंड में नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी। तो 29 जनवरी 2008 से यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो कभी हम बाद में बात करेंगे। हाँ, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि यूपीसीएल का गठन कब हुआ। ठीक है, यूपीसीएल का गठन आपको बताना है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस गीत में रामायण की कथा सुनाई या गाई जाती है। और इसी प्रकार का प्रश्न एक बार एग्जाम में भी पूछा गया दोस्तों, निम्न में से किस गीत में पहाड़ी रामायण सुनाई जाती है, किस नृत्य का संबंध पहाड़ी रामायण से है दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा क्या, ठुलखेल गीत या ठुलखेल नृत्य का संबंध दोस्तों हमारा पहाड़ी रामायण से माना जाता है। यानी कि इस जो हमारे ठुलखेल गीत होते हैं इसमें रामायण की कथा सुनाई या फिर गाई जाती है। और इसमें जो रामायण की कथा सुनाने या गाने वाला गायक होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बखड़निया कहते हैं। क्या? बखड़निया। और ठुलखेल दोस्तों गीत भी होता है, गीत के साथ साथ ही क्या होता है, नृत्य भी होता है, जो कि कुमाऊं में पुरुषों द्वारा भादों के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात गाए जाने वाले गीत के रूप में जाना जाता है ठुलखेल गीत को, जिसमें रामायण की कथा सुनाई जाती है। और यहीं से प्रश्न पूछा गया था इनमें से पहाड़ी रामायण किस गीत में गाई जाती है। तो ठुलखेल गीत में हमारी पहाड़ी रामायण गाई जाती है, याद रखना आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ एक दो चीजें और बात कर लेते हैं कि इसमें जो गायक होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बखड़निया कहते हैं। और जो ठुलखेल गीत होता है कुमाऊं में पुरुषों द्वारा भादों के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात गाए जाने वाला गीत होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमारा होता है क्या, चूरा गीत। वृद्ध भेड़ चारागाह युवा चारागाह को की सीख देने हेतु जो गाया जाने वाला गीत होता है वो क्या होता है, चूरा गीत। ठीक है, तो चूरा गीत से आपसे प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि वृद्ध भेड़ चारागाह द्वारा युवा चारागाहों को सीख देने के समय कौन सा गीत गाया जाता है। तो चूरा गीत गाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है हमारा क्या, बैर गीत। बैर गीत क्या होता है, यह एक तर्क प्रधान गीत होता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का एक तर्क प्रधान गीत बैर गीत कहलाता है। वहीं न्योली गीत जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक प्रेम रस गीत होता है। ठीक है, बैर गीत किसी की याद व्याद में भी गाया जाता है दोस्तों, और एक तर्क प्रधान गीत के रूप में बैर गीत को जाना जाता है। मेनली ये गीत बैर गीत तब भी गाया जाता है जब दो लोग आपस में द्वंद्व कर रहे होते हैं, यानी कि उनके बीच में कुछ प्रतियोगिता चल रही ही होती है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे बन जाएगा दोस्तों एग्जाम में, प्रश्न पूछ देगा कि वृद्ध भेड़ चारागाह द्वारा युवा चारागाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, चूरा गीत गाया जाता है,
प्रेम रस गीत कौन सा होता है, न्योली गीत होता है। यह गीत वगैरह वगैरह के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रक्षा सूत्र आंदोलन पुस्तक के संपादक कौन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रपातकर्ता कौन थे। तो सुरेश भाई को दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रपातकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। और ये रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों, 1994 में सुरेश भाई जी के नेतृत्व में रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू हुआ था टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से यह आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। और वनों की कटाई को रोकने से संबंधित यह रक्षा सूत्र आंदोलन था। आपको बताइए कि जिन वनों का कटान होना था उस पर व्हाइट कलर से ब्लैंक टिक मारा जाता था। तो उस क्षेत्र के लोगों ने क्या किया, भिलंगना क्षेत्र से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें इन लोगों ने क्या किया, जिस भी पेड़ पर टिक मारा गया था उसमें क्या हो रहा है, इन्होंने लाल रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दिया, लाल धागा बांधना शुरू कर दिया, ताकि जो लोग पेड़ काटने आए उनको पता ही ना चले कि ये पेड़ कहां काटे जाने हैं। इसी कारण दोस्तों यह रक्षा सूत्र आंदोलन काफी प्रसिद्ध रहा और एग्जाम में भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न अगर आपसे बनता है कि रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे, वो जाएंगे सुरेश भाई। रक्षा सूत्र आंदोलन शुरुआत कब हुई थी, 1994 में। कहां से हुई थी, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी। ये तो था दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि रक्षा सूत्र आंदोलन पुस्तक के संपादक कौन है। तो रक्षा सूत्र आंदोलन पुस्तक के संपादक हैं दोस्तों कौन, डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा जी रक्षा सूत्र आंदोलन पुस्तक के संपादक हैं। अब यहीं से कुछ और पॉइंट बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में वन विनाश को रोकने के लिए सुरेश भाई की ओर से वृहद रूप से चलाए गए रक्षा सूत्र आंदोलन के लिपिबद्ध इतिहास की जानकारी पुस्तक रक्षा सूत्र आंदोलन का विमोचन वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त कमांडेंट के एम बर्थवाल तथा समाजशास्त्री प्रो जेपी पचौरी द्वारा किया गया था। तो ये तो विमोचन इन्होंने किया था, लेकिन इस पुस्तक के संपादक कौन थे या लेखक कौन थे पूछा जाएगा, तो डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा जी थे। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा नगर या शहर स्थित नहीं है, गौरीकुंड, ऊखीमठ, गोविंद घाट, अगस्त्यमुनि, रामबाड़ा या फिर सोनप्रयाग। ठीक है, अब दोस्तों ये प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न ना एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस नदी के किनारे हमारा कौन सा शहर स्थित है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज हो तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को डायरेक्टली सही कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड की जिला दर्शन आपको पता है कि कौन सा क्षेत्र किस जनपद में स्थित है तो आप इसे सही कर सकते हैं। जैसे कि मंदाकिनी नदी की अगर हम बात करें तो मंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, केदारनाथ से हमारा मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और यह रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। ठीक है, और इससे आगे फिर अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। अब देखिए मंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है, केदारनाथ से हो रहा है। केदारनाथ भी दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है और रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर फिर क्या होता है, यह मंदाकिनी हमारी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और पंचप्रयागों में से एक प्रयाग रुद्रप्रयाग में हमारा क्या होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, और इसे केदारनाथ के पास स्थित मध्यांचल श्रेणी से उसका उद्गम माना जाता है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ मंदाकिनी नदी किस जनपद में बह रही है दोस्तों, रुद्रप्रयाग जनपद में बह रही है। तो आपको ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से शहर रुद्रप्रयाग में स्थित है। देखिए गौरीकुंड कहाँ है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऊखीमठ भी दोस्तों कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। बाकी अगस्त्यमुनि भी रुद्रप्रयाग में स्थित है, रामबाड़ा भी रुद्रप्रयाग में स्थित है और सोनप्रयाग भी हमारा क्या है, रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। इस कारण दोस्तों मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है पूछा गया है, तो गोविंद घाट दोस्तों हमारा क्या है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये गोविंद घाट दोस्तों हमारा किस नदी के तट पर है, तो ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी, अलकनंदा नदी के तट पर यह स्थित है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको दोस्तों ध्यान से करना पड़ेगा कि किस नदी के तट पर हमारा कौन सा शहर स्थित है, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे हमारा क्या स्थित नहीं है, गोविंद घाट स्थित नहीं है और ये हमारा अलकनंदा नदी के किनारे स्थित माना जाता है। और अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है, सतोपंथ ग्लेशियर से होता है और बाद में दोस्तों देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहीं से आगे इसे गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहीं से बात आती है कि अलकनंदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो दोस्तों श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जोशीमठ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, गोपेश्वर, पांडुकेश्वर और गोविंद घाट ये सभी स्थान जो है वह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित हैं। और डायरेक्टली दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि अगर यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो इसी प्रकार का प्रश्न फिर यहां से पूछा जाता है और काफी बार पहले पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। और सोनप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो सोनप्रयाग में अलकनंदा और सोनगंगा नदी का संगम होता है। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी है कि सोनप्रयाग दोस्तों पंचप्रयागों में शामिल नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि पंचप्रयाग कौन कौन से है। ठीक है, तो पंचप्रयाग में से प्रथम प्रयाग है हमारा विष्णुप्रयाग, जहां पे अलकनंदा तथा विष्णुगंगा या पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। पंचप्रयाग में दूसरा प्रयाग है दोस्तों नंदप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। पंचप्रयाग में तृतीय प्रयाग के रूप में कर्णप्रयाग को जाना जाता है, जहां पर अलकनंदा और पिंडर या फिर कर्णगंगा नदी का संगम होता है। चौथे प्रयाग के रूप में रुद्रप्रयाग को जाना जाता है, जहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम
होता है। और पांचवें प्रयाग के रूप में दोस्तों देवप्रयाग या सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग के रूप में देवप्रयाग को जाना जाता है, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, यानी कि सास बहू के संगम स्थल के रूप में भी देवप्रयाग को ही जाना जाता है, जहां से आगे इस नदी को हमारा क्या गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित शहर है। अगला हमारा नवा प्रश्न है दोस्तों कि माणा घाटी और नीति घाटी को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि माणा और नीति घाटी को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है दोस्तों, तो कामेट पर्वत हमारा माणा घाटी और नीति घाटी को पृथक करने वाला पर्वत है। ठीक है, कामेट पर्वत की ऊंचाई दोस्तों कितनी, 7,756 मीटर। ठीक है, वहीं नंदा देवी पश्चिमी पर्वत की ऊंचाई है 7,817 मीटर होगी। ठीक है, 7,817 मीटर। ठीक है, और ये कामेट पर्वत कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये हमारा चमोली जनपद में स्थित है। वहीं बात करें कि नंदा देवी पश्चिमी पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों, तो नंदा देवी पश्चिमी पर्वत भी हमारा कहाँ है, चमोली जनपद में ही स्थित है। चौखंबा पर्वत भी चमोली में स्थित है, और त्रिशूल पर्वत भी दोस्तों हमारा कहाँ पे है, चमोली में ही स्थित है। और उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंचा चोटी या सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों, वो है नंदा देवी पश्चिमी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। और यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माणा घाटी और नीति घाटी को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है दोस्तों, वो हो जाएगा कामेट पर्वत। ठीक है, कामेट पर्वत। ठीक है, अब यहीं से आपको एक और पॉइंट दोस्तों याद करना है कि नर और नारायण पर्वतों को अलग करने वाली नदी कौन सी है, तो नर और नारायण पर्वत को अलग करने वाली नदी के रूप में दोस्तों अलकनंदा नदी को जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे एक और प्रश्न बन सकता है कि नर और नारायण पर्वतों के मध्य में कौन सी घाटी स्थित है, तो दोस्तों बद्रीनाथ घाटी जो है ना, वह नर और नारायण पर्वतों को अलग अलग करने का कार्य करती है। इसी प्रकार से दोस्तों नंदा देवी जो पर्वत है, इसे बधाण पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कुमाऊं तथा गढ़वाल को अलग अलग करने के काम में आती है। ठीक है, तो प्रश्न अगर आपसे बनता है एग्जाम में कि कुमाऊं तथा गढ़वाल के विभाजक स्थल के रूप में कौन से पर्वत को माना जाता है, तो नंदा देवी पश्चिमी पर्वत को कुमाऊं तथा गढ़वाल के विभाजक स्थल पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जिसे बधाण पर्वत भी कहा जाता है। यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा किस पर्वत पर बनती है दोस्तों, नंदा देवी पश्चिमी पर्वत पर बनती है। आप लोगों को ये पता ही होगा। ठीक है, अब यहीं से हमारा एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि पश्चिमी धौलीगंगा और गौरीगंगा नदियों को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, तो पश्चिमी धौलीगंगा और गौरीगंगा नदियों को अलग करने वाला पर्वत है दोस्तों कौन सा, पंचाचूली पर्वत। पंचाचूली पर्वत क्या है, जो कि धौलीगंगा या पश्चिमी धौलीगंगा और गौरीगंगा नदी को अलग करने का कार्य करता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, तो वही आंसर ऑप्शन नंबर ए कि माणा और नीति घाटी को पृथक करने वाला पर्वत है हमारा कामेट पर्वत, और पंचाचूली पर्वत धौलीगंगा और गौरीगंगा नदी को अलग करता है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला दोस्तों रामगंगा और पिंडर नदी को अलग अलग करने का कार्य करती है। वहीं नंदा देवी जो हमारी पर्वत श्रृंखला थी, वो हमारा कुमाऊं और गढ़वाल को या कुमाऊं और गढ़वाल के विभाजक स्थल या विभाजक के रूप में भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस जनजाति में विवाह की तत्सत और दामोल प्रथाएं पाई जाती है। ठीक है, तो विवाह की तत्सत और दामोल प्रथाएं दोस्तों हमारी भोटिया जनजाति में पाई जाती है। किसमें, भोटिया जनजाति में, जिसमें दोस्तों ये तत्सत प्रथा क्या होती है, तत्सत प्रथा में वर बारातियों के साथ में कन्या पक्ष के यहाँ पर जाता है। और दामोल विवाह प्रथा क्या होती है, दामोल विवाह प्रथा में दोस्तों वर के नाम पर ही वधु को घर ले आते हैं। ये दामोल प्रथा में क्या होता है ना कि जो दूल्हा होता है ये शादी में जाता ही नहीं है भाई, ये क्या होता है कि इसके घर वाले जाते हैं और दुल्हन को उठा के घर ले आते हैं, मतलब दूल्हा कहीं बाहर भी है तो तब भी शादी हो जाती है किसमें, दामोल विवाह प्रथा में। जबकि तत्सत विवाह में क्या होता है कि वर क्या होता है बारातियों के साथ में कन्या पक्ष के यहाँ पर जाता है। अब थोड़ा सा भोटिया के बारे में जान लेते हैं। आपको बताइए उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम या विकसित जनजाति भोटिया जनजाति को माना जाता है। इसका प्राचीन नाम दोस्तों तंगड़ था। मुख्यतः भोटिया जनजाति पिथौरागढ़ जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में और ये चमोली वाले जनपदों में निवास करते हुए पाई जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक जो भोटिया लोग पाए जाते हैं वो पिथौरागढ़ जनपद में पाए जाते हैं, धारचूला वाले एरिया में। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों ये अपने आप को क्या होते हैं, राजा राम के जनक भी मानते हैं। ठीक है, चमोली के जो भोटिया होते हैं उन्हें मारसा या तोलसा कहा जाता है, पिथौरागढ़ में इनको भोटिया ही कहा जाता है। मंगोलियन परिवार से इनका संबंध होता है। एक बार यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि भोटिया जनजाति किस परिवार से संबंधित है, तो मंगोलियन परिवार से ही संबंधित है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सरछू मलछू नामक शराब का सेवन करते हैं। क्या, सरछू मलछू। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि सरछू मलछू क्या है, तो सरछू मलछू दोस्तों झूठी शराब होती है, इसका ये सेवन करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये मौन व्यापार प्रणाली के नाम से फेमस होता है। भोटियाओं का व्यवहार क्या होता है दोस्तों, मौन व्यापार। मौन व्यापार यानी कि चुप रहकर ये क्या करते हैं, तिब्बतियों से व्यापार करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ होगा सौका हुणिया व्यापार। ठीक है, तो भोटियाओं को सौका भी कहा जाता है और हुणिया होती है तिब्बती। तो सौका हुणिया व्यापार काफी प्रसिद्ध है, जो कि गवनिया पद्धति के आधार पर किया जाता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि भोटिया जनजाति तथा हुणिया जनजाति के मध्य में सौका हुणिया व्यापार किस पद्धति के माध्यम से किया जाता था, तो गवन्या पद्धति के नाम से वो पूछा किया जाता था, जिसमें कुंडाधार प्रथा भी हमारी काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। कुंडाधार प्रथा में क्या होता था कि किसी भी धार्मिक पुस्तक या मूर्ति को सर
पर रखकर मतलब कसम खाई जाती थी कि व्यापार में कभी धोखाधड़ी नहीं होगी, या झूठी शराब पी जाती थी। इस प्रकार से भोटिया जनजाति की कई सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इनके कई त्यौहार होते हैं। कंडाली नामक त्यौहार भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में, ठीक है। बाकी इनके जो गर्मियों के घर होते हैं यानी ग्रीष्मकालीन आवास स्थल होते हैं उन्हें मैत कहा जाता है, और शीतकालीन आवास स्थल को इनके मुंडा या फिर मुंसा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ दमोला प्रथा मैंने आपको बता दिया कि बिना वर के दूल्हे वाले मतलब दूल्हे वाले दुल्हन को उठा के अपने घर लेके चले जाते हैं, ठीक है। और दमोला नामक जो विवाह प्रथा होती है ना, इसमें दोस्तों स्वांग युद्ध का आयोजन किया जाता है। किस युद्ध का? स्वांग युद्ध का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इस युद्ध में क्या होता है कि लड़की वाले हार जाते हैं, जानबूझ के मतलब लड़की वाले हार जाते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों भोटिया जनजाति क्यों प्रसिद्ध है? अपने पौड़ा नृत्य, इनका प्रसिद्ध नृत्य क्या है दोस्तों? पौड़ा नृत्य के कारण यह काफी प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति या सबसे पहली जनजाति कौन सी है, तो वो भी दोस्तों हमारी भोटिया जनजाति ही होती है। फिलहाल आप इतनी चीजें भोटिया जनजाति से याद रखें, बाकी चीजें हम कभी बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। और आज का आपका दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन या संगठन के हिसाब से सुमेलित नहीं है? आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून, रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली, और या फिर सभी सुमेलित हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर देना है। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करनी है वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। आप लोग अगर दोस्तों ध्यान से वीडियो देखते होंगे तो 10 से 100 प्रश्न से ज्यादा ही मैं आपको बताता हूँ। लगभग मैं आपको क्या करता हूँ ना, हर चीजें क्लियर करते हुए बताता हूँ। जैसे भोटिया जनजाति के बारे में कुछ चीजें मैं आपको पहले बता चुका था, तो जो चीजें उसमें बच गई थी वो मैं आज बता दे रहा हूँ। अब जो इसमें भी कुछ चीजें बच गई है ये मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ऐसे ही जैसे जौनसारी जनजाति में कुछ चीजें मैं आपको पहले के पार्ट में बता चुका हूं, कुछ आज बता दिए, कुछ आगे बता दूंगा। तो इस प्रकार से क्या है ना कि चीजों का आपका रिवाइजन भी होता रहेगा, और जो चीज मैंने एक बार आपको पहले बता दी वो चीज मैं कम बताने की कोशिश करूंगा आगे आने वाले पार्ट्स में। यानी कि जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम आसानी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका मोटा मोटा सिलेबस दोस्तों इसी टेस्ट सीरीज के आधार पर कंप्लीट हो जाए। बाकी वीडियो पसंद आती है तो देखिए शेयर जरूर करना है यार। आप लोग शेयर वीडियोस को करते नहीं है, वीडियोस देखते नहीं है, व्यूज आते नहीं है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी डाउन होता है। तो अगर आपको वीडियो कंटिन्यूसली चाहिए तो फिर दोस्तों आपको वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा, शेयर तो जरूर करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट दोस्तों 6000 व्यूज तो 24 घंटे में आने ही चाहिए। इतनी अच्छी मेहनत करके आपको 30 से 35 मिनट का ये वीडियो मैं देने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य है कि थोड़ा सा रिवॉर्ड हमें भी दें, वीडियोस को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।